मिस कंगना रनावत जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे रेलवेज अमेंडमेंट बिल 2024 पर अपने विचार रखने का मौका दिया। माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा प्रस्तावित इस बिल का मैं स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा ही कहते हैं कि सरकार का काम होना चाहिए जो लोगों के जीवन में सरलता लाए, चाहे वो लॉज हो, ब्यूरोक्रेसी हो या सरकार के दफ्तर हों, उनके लिए वो एक्सेसिबल होने चाहिए और उनके लिए जो है वो किसी तरह का स्ट्रेस जनरेट ना करें और इजीली अवेलेबल होने चाहिए। निश्चय ही ये जो बिल है इस उद्देश्य में जो है वो सफल होता है और इसके अंतर्गत जो है 1905 में जो रेलवे बोर्ड एक्ट था उसको 1989 में जो रेलवे एक्ट है उसमें क्लब किया जा रहा है। निश्चय ही इस तरह के जो एक सिंगुलर लॉ बनाकर जो है वो आई फील कि हमारे जो साधारण मानवीय हैं उनके लिए बहुत ही इजीली अवेलेबल होंगे, एक्सेसिबल होंगे, इसीलिए मैं इसका स्वागत करती हूँ। और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बॉडी रेलवे बोर्ड, जिसको डायरेक्टली जो कॉर्पोरेट्स के जो हर्डल्स होते हैं, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि दफ्तरों के चक्कर लगाने या लोगों को एक डेस्क से दूसरे डेस्क भेजना, आई थिंक इससे भी उनको जो है वो छुटकारा मिलता है। ये डायरेक्टली जो है सेंटर के अंडर जो है रेलवे बोर्ड को लिया जा रहा है, इसका भी मैं पूरा स्वागत करती हूँ। और उसके साथ ही वंदे भारत की जो हमारी जो ट्रेन्स हैं वो हमारे लिए आत्मनिर्भर भारत आधुनिकीकरण का एक बहुत बड़ा, एक प्रभावशाली उदाहरण, एक चिन्ह बनकर आई हैं सामने। और जब 68 वंदे भारत जो है भारत को दी गई थी तो उसमें से एक वंदे भारत हमारे हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश को भी दी गई थी, ऊना शहर में। उसके साथ ही मैं जानती हूँ कि हिमाचल बहुत ही एक दुर्गम क्षेत्र है, मगर जिस तरह से हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर हो गया या और पहाड़ी इलाके हो गए, उनमें जो है इतने ज़्यादा रेल प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, उसी के साथ भी हमें भी हिमाचल के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो सर्वेज हो रहे हैं, रेल का बजट मिला है। शिमला हो गया या धर्मशाला, कांगड़ा और बैजनाथ हो गया, ऐसे ना जाने बहुत सारी जगहों पे, हमीरपुर जैसी जगहों पर जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं मंडी क्षेत्र की तरफ लाना चाहूँगी। एक्चुअली मंडी क्षेत्र 60 to 70% ऑफ जो हिमाचल का जियोग्राफिक एरिया है वो मंडी क्षेत्र में ही आता है और हमारा जो क्षेत्र है उसमें अभी तक इस तरह का ना कोई सर्वे हुआ है ना सुविधा है। अगर हमारे क्षेत्र में अगर चाहे वो सेंट्रल मंडी अगर दिल्ली से जुड़ता है या चंडीगढ़ या चाहे अंबाला जैसी 2-3 जगहों से भी अगर हमें जोड़ा जाए तो हमारे हिमाचल की जो प्रगति और विकास है उसमें हमें बहुत सहायता मिलेगी। और उसके साथ ही मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ हमारे मंत्री जी को फॉर 2024 रेलवे अमेंडमेंट बिल। थैंक यू। Honorable Speaker, sir, like the Honorable Member has mentioned, the Charbatiya airspace is currently with the Aviation Research Center. And from the Civil Aviation Department under the leadership of our Honorable Prime Minister, we want to expand the airport network as much as possible. जितने ज़्यादा बन जाए उतना अच्छा है हमारे लिए. But when it comes to these airports being operated or owned by certain different institutions, once the institution agrees to let it operate for civilian operations, only then we come into the picture, sir. So I understand the request coming in from the Honorable Member, but I would say that if the state also comes in, and if the state and obviously the Aviation Research Center जिसके पास अभी ये airport है, if they agree to run for civilian operations, then the Ministry of Civil Aviation will go ahead with the proposal, sir. माननीय मंत्री जी। So just a clarification here. With the development of technology, now Aviation Resource Center is being operated in and around Delhi. So that airfield is slowly becoming different. Not a single aircraft is being operated for last 3 years. My second supplementary, sir, is International Civil Aviation Organization, ICAO study shows that the air connectivity has an economic multiplier
of 3.25 and employment multiplier of 6.1. My question is, will the minister let us understand the total increase in operational airports since 2014, the impact of widespread and affordable air travel on general population from Tier 2 and Tier 3 cities? Sir, I will give you a general picture from 2014. What were 74 airports in 2014? Now, in the last 10 years, we have expanded the whole airport network to 157 airports, sir. And I can proudly say that India has reached that passenger capacity limit where they have crossed 5 lakh passengers in one single day. This is a great achievement and a great milestone for the Ministry of Civil Aviation, and we take great pride in that. With the improvement of the network, we have created, the more number of passengers have come into this air travel network, sir. And Honorable Member has specifically asked regarding the job creation multiplier and the economic multiplier. The numbers have already been mentioned, but one important statistic that I would like to give, sir, if you look at the Chennai Airport is being built in 1350 acres, and the daily passenger movement is 72,000 there. And for 72,000 people moving every day, the kind of job creation Chennai creates today is 20,000 direct jobs. And with the multiplier effect, so one direct job being created in aviation sector results in up to 6 more jobs, either direct or indirect, within the aviation network, sir. And if the ICAO studies the multiplier effect, which is 6.7, in countries like India, the multiplier effect can go up to 15. So if I'm saying 20,000 jobs being created in Chennai Airport itself, the indirect jobs can be up to 1.2 lakhs to 3 lakh jobs. So you can imagine with the number of passenger movement that is happening in all the airports, and we have created 80 airports, sir, in these Tier 2 and Tier 3 city networks. So when the passenger movement is there, obviously the job creation also subsequently will happen. And for the specific figure, I'll give it in writing to the Honorable Member, sir. पीपी चौधरी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मंत्री जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि आरसीएस फ्लाइट और उड़ान योजना के तहत में पिछले 10 सालों में जो प्रोग्रेस हुई है वो अपने आप में सराहनीय है। और जो मंत्री जी ने जवाब दिया है कि सोजत में, पाली जिले के सोजत में, मेरे लोकसभा क्षेत्र में एयर स्ट्रिप अवेलेबल है, लेकिन ये अनसर्ड एयर स्ट्रिप है उड़ान डॉक्यूमेंट के तहत में, और 5 राउंड में भी वहाँ पर कोई प्रपोजल नहीं आए। मैं मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहूँगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिक्लेयर हुए हैं, वो पाली में भी एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिक्लेयर हुए हैं। उसके लिए 932 करोड़ पाली लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिए गए हैं, और 7,500 करोड़ और दिए जाएंगे। तो अगर जो आपने 5 राउंड लिए हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, क्या ये प्रपोजल जो है, आपका बिडिंग प्रोसेस जो है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है या इस प्रोसेस को आप क्लोज कर देंगे? तो इन फैक्ट्स को देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देश के 12 में से एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हुआ है, तो क्या सोजत में, पाली जिले के, इसमें जो राउंड बिडिंग जो है वो वापस प्रोसेस शुरू होगा या नहीं? Sir, like the Honorable Member has mentioned, UDAN has been a revolutionary scheme for the civil aviation network, sir. Under the UDAN scheme, whatever unserved or underserved airports are there, the only way we could invite the airlines to run some routes from the airports was giving viability gap funding, and this was happening through the UDAN scheme. उड़े देश का आम नागरिक, यही सोच थी सर हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कि आम नागरिक, हमारे देश का जो आम जनता है वो भी हवाई जहाज से ट्रैवल करे, उसको सही करने का काम ये उड़ान के तहत हमने किया है सर। और जो ये पाली का है, हमने आइडेंटिफाई किया कि सोजत एयर स्ट्रिप पाली में है। पाली एक जैसे कि
माननीय सांसद जी ने बताया कि एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, अभी इंडस्ट्रियल हब भी वहाँ पे बनने वाला है, तो ज़रूर वहाँ पे एयर कनेक्टिविटी उस जगह की इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी बढ़ावा देने के लिए बहुत उपयोग रहेगा। तो उड़ान में एक बार लिस्ट हो जाता है सर कोई भी एयरपोर्ट, उसका कंटिन्यूस बिडिंग में रहता है। अगर इस बार एयरलाइंस नहीं आए तो बाकी दूसरे राउंड में हम ज़रूर लगाएंगे। और अभी उन्होंने प्रश्न भी उठाए तो ज़रूर हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि वहाँ से किसी भी तरह एक प्लेन को हम चलाएं तो ज़रूर कंटिन्यूस बिडिंग उसका चलता रहेगा सर। जवाब अच्छा देते हो लेकिन थोड़ा शॉर्ट और करने लग जाओ, पर जवाब प्रॉपर्ली देते हो। क्वेश्चन में 2-3 का समाधान हो जाता था तो इसलिए एक्सपेंड करता हूं। तारिक अनवर जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। रोज मेरा नहीं। मंत्री जी से स्पेसिफिक क्वेश्चन बिहार को लेकर है कि बिहार में बिना सेवा वाले हवाई अड्डों में के विकास के लिए सरकार की योजनाएं रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम और उड़ान के तहत क्या है, और साथ ही ये बताने की कृपा करेंगे मंत्री महोदय कि क्या कटिहार RCS मार्ग को उड़ान 3 के तहत बोली लगाने के लिए प्रस्तावित किया गया है? यदि हाँ तो कटिहार हवाई अड्डा जो हमारा क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, का कब तक चालू होने की उम्मीद है, ये जानना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय से। वही है पूर्णिया का भी बता देते हैं सर। पूर्णिया का तो वैसे टेंडर हमने कर दिया। हमारे मंत्री महोदय भी जबरदस्त हैं। इतना बताता हूं कि बैठे बैठे व्यक्ति का जवाब मत दो, पर देते ही देते हैं। अब आप देने की आदत पड़ लो, नहीं मानते। नहीं सर, कटिहार का भी कर देंगे सर। कटिहार का वील जस्ट वेरीफाई एंड वील लेट यू नो व्हेन एग्जैक्टली वी कैन स्टार्ट द ऑपरेशंस। एंड अदर एयरपोर्ट इन पूर्णिया आल्सो सर, वी आर एट द फाइनल स्टेजेस। टर्मिनल बिल्डिंग का भी उसका वो टेंडर अभी निकालने वाले हैं सर। श्री कीर्ति आजाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इनके पास ऐसा